लोगों को ये सिखाया जाए कि परमानेंटली यंग कैसे बन जाओ। 95% जो हमारी लाइफ है वो ऑटो पायलट मोड पे चलती है। तो बचपन से हमारा एक मास प्रोग्रामिंग हो चुका है कि एज बढ़ने से बीमारियां आती हैं। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। भगवान ने हमें दो टाइप की लाइफ दी है, लाइफ बाय डिफॉल्ट एंड लाइफ बाय डिज़ाइन। शादी करी टूट गई, शादी करी फिर टूट गई, एक पैटर्न बन जाता है। हमारा बिहेवियर 3 टाइप के ईगो स्टेट से आता है, पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट एंड एडल्ट ईगो स्टेट। इसमें क्या मेडिटेशन का भी कोई रोल रहता है? मेडिटेशन करना यानी क्या, जीनी को जगाना और आ जाना, ए उठ जा बस, उसको कुछ काम नहीं देना। ये जीने का क्या होता है, खुद कुछ डिसाइड नहीं करता है, उनको काम देना पड़ता है। ऐसे हम अपने रिलेशनशिप्स को भी बेटर कर सकते हैं। हर रिलेशनशिप का एक अलग अकाउंट होता है। मेरी वाइफ के साथ एक अकाउंट है, मेरे बच्चों के साथ अलग अकाउंट है, आज आपके साथ अलग हुआ। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज हमारा जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल है। 75 इयर्स के होने के बावजूद वो बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं। 65 की एज में उन्होंने एयरप्लेन चलाया, आप समझ सकते हैं, पायलट बने वो। और 72 की एज में उन्होंने स्काई डाइविंग की, तो इट मीन्स वो कितना बड़ा माइंडसेट रखते हैं। और हाल ही में उनकी 125 बुक्स में से एक बुक अभी आई है जिसका नाम है एजलेस बॉडी, यानी कि एजलेस कैसे करना है खुद को। और इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं भी अप्लाई करती हूँ इनफैक्ट। और आज हम उनसे इससे ही स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली फॉरएवर यंग रहने का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ उनसे आपको। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार मित्रों। वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि एजलेस बॉडी, ये आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली और आपने अपनी एज को इतना एजलेस कैसे मेंटेन किया है? थैंक यू पूजा जी। पहले तो जैसे आपने बताया, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। हाँ जी। मैं 30 साल मेडिकल फील्ड में काम किया है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पैसा बहुत अच्छा कमा लेते हैं, मगर बाकी चीज़ों में उनका माइनस होता है, या उनकी हेल्थ बिगाड़ के रखते हैं या रिलेशनशिप बिगाड़ के रखते हैं। राइट। और रिलेशनशिप बिगड़ती है तो क्या होता है कि उसकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होती है। जब दोनों बिगड़ता है तो फिर वो बिजनेस में भी उसकी इफ़ेक्ट होती है, यानी पूरा एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। तो मैंने देखा कि सबसे पहला अगर जीवन में कुछ करना है तो अपनी हेल्थ को संभाल के रखो। तो एज ए डॉक्टर मैंने खास ये काम किया कि मेरी हेल्थ को संभाल के रखा, और हेल्थ के जो भी प्रिंसिपल्स थे वो मैंने इस्तेमाल किए। दूसरी बात है कि मैंने एमडी किया है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन सब्जेक्ट में किया है, जिसमें बीमारियों से बचने का सिखाते हैं। और मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था यही सब्जेक्ट का। तो सिखाते सिखाते मुझे भी लगा कि मुझे अपने सब बीमारी को प्रिवेंट करना चाहिए। और पहले के ज़माने में प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन आया करते थे, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब चीज़ों के। राइट। आजकल वो बीमारियां कम हो गई है। आज भी बीमारियां होती है, मगर वो अलग तरीके से प्रिवेंट होती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, यानी स्ट्रेस से होती है। तो जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, वैसे हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कम होगी और हमारी बॉडी एजलेस रहेगी। तो ये इसी की वजह से मुझे हुआ। दूसरी बात है कि मुझे सबसे ज़्यादा कम्प्लीमेंट जो मिलता है कि बोलते हैं सर आप बहुत यंग दिखते हैं, आप 75 के दिखते नहीं हैं, पहले से कम दिखते हैं। मुझे आज से 20 साल पहले मिले, वो भी बोलते हैं मैंने 20 साल पहले देखा था, उससे आज ज़्यादा यंग लग रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चाहते हैं। हाँ। देखिए, आप देखेंगे कि हर इंसान यंग दिखना चाहता है। बिल्कुल चाहता है। उसके लिए अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्यूटी पार्लर में जाके अपना चेहरा सजाएंगे, मगर वो सिर्फ दिखने वाली बात है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ टेम्पररी यंग दिखने से लोगों को ये सिखाया जाए कि परमानेंटली यंग कैसे बन जाओ, अंदर से यंग कैसे रहे। तो फिर उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उनको ब्रांडेड कपड़े का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और एक लाइफस्टाइल चेंज करके वो अपनी बॉडी को यंग बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं। ये मुझे कब से ख्याल था। और मैंने दीपक चोपड़ा की एक किताब पढ़ी थी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। अच्छा। उसमें तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लिख दिया है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है। और मेरी यूएसपी ये है कि मैं हर सब्जेक्ट को सिंपल बना देता हूँ। तो तब से मैंने उनकी किताब पढ़ी, तब से मुझे लगा यार ये सब्जेक्ट को मुझे फिर से सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुँचाना है। बिल्कुल। तो फिर कितने सालों के बाद ये सब्जेक्ट मेरे हाथ में है, एजलेस बॉडी। बिल्कुल, एजलेस बॉडी तो आपने लिखा है इसमें बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स भी हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताइए कि
कौन कौन से ऐसे सीक्रेट है जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करके हमारे ऑडियंस भी थोड़ा यंग रहने का फॉर्मूला जान जाए? पूजा जी, आपको पता है कि आजकल एक बहुत किताब फेमस हुई है इकिगाई करके। हाँ जी, इकिगाई। हाँ जी, हाँ जी। तो इकिगाई क्या है? इकिनोवा करके एक आइलैंड है जापान के अंदर। वहाँ ज़्यादातर लोग 100 के ऊपर जीते हैं, सेंटेनेरियन है। राइट। वहाँ जाके लोगों ने रिसर्च की है कि उनकी क्या सीक्रेट है कि वो इतना लंबा क्यों जीते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि वो नेचर के साथ ज़्यादा रहते हैं, पूरा काम करते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं, नेचुरल पानी पीते हैं और पर्पस के साथ जीते हैं। उनके लाइफ में कुछ पर्पस रहता है। तो ये 4-5 जो सीक्रेट है जो इकिगाई में बताया गया है, वो सभी जगह मैंने जितने भी ये स्टडीज़ देखे इसके ऊपर, बहुत सारे दुनिया में ऐसी जगह है जिसको ब्लू जोन्स कहते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती है। तो मैंने सोचा कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, जिम की भी मैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं, बोलता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि सिर्फ आप नेचुरली यंग बन जाओ, नेचर के साथ रह के, तो फिर आप ऑटोमेटिकली, जैसे मैं और आप दिख रहे हैं, एज से कम ही दिखेंगे ऐसा, और परमानेंटली दिखेंगे। ऐसा नहीं कि मेकअप उतार दिया और जैसे थे वैसे हो गए, ऐसा नहीं। तो लोगों की एक बहुत मूलभूत इच्छा होती है यंग दिखने की, ये पूरी करने के लिए मैंने एक किताब लिखी है। और इतना साइंटिफिकली लिखा है, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, कि कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और मैंने जितने भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, लास्ट में एक चैप्टर डाला है बिब्लियोग्राफी का, जिसके अंदर मैंने पूरे रेफरेंसेस दिए हैं कि कहाँ कौन सी रिसर्च हुई है, ताकि लोग ज़्यादा कन्विंस हो कि रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक बुक है, कोई मन की उपजाई हुई बातें नहीं है। तो ऐसा मैंने शुरू किया है ऐसा। और आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि जिनको भी बोलता हूँ ना, बोले कब मिलेगी, मुझे खरीदनी, मुझे खरीदनी है। और अभी तो 31 को रिलीज़ हो रही है, उसके पहले ही 100 ऑर्डर आ चुके हैं हमारे पास किताब हाँ, के। तो बस मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि ये देख लीजिए, एजलेस बॉडी। आप लोग भी बिल्कुल जाके इसे ख़रीद लीजिए, क्योंकि इससे आप लोग भी एजलेस होने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी, और इसमें इनफैक्ट मैंने 1-2 चैप्टर्स अभी मैं देख रही थी, तो मुझे एक तो बहुत ज़्यादा जो रिलेट किया वो था बिलीव्स एज जेनेटिक मेडिसिन। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल एक बहुत फेमस नाम हुआ है ब्रूस लिप्टन का, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। उन्होंने एक किताब लिखी है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके। उन्होंने लिखा है कि हमारा जो बॉडी का जो प्रोग्रेस होता है, जो बच्चे से लेकर जवान बनते हैं फिर बूढ़े होते हैं, वो जेनेटिकली कंट्रोल नहीं है। अभी तक ऐसा मानते थे कि वो जीन्स कंट्रोल करते हैं, नहीं, वो हमारी बिलीफ करती है, और बिलीफ हमारे जीन्स को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी क्या बिलीफ होती है कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कुछ टाइम के बाद हम बूढ़े होने लगते हैं, हमारी एनर्जी कम होती है, हमारी रिंकल्स आने लगती है। राइट। ये सब हमारी बिलीफ बन चुकी है, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि बूढ़े होंगे तो बीमारियां आएगी। और बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अब तो 60+ हो गए, अब तो बीमारी आनी है, राइट। हमें हॉस्पिटल जाना ही है, हाँ। इंश्योरेंस करवा के ही रखना है। वो बिलीफ की वजह से उनको बीमारी आती है, नहीं कि बीमारी आती है इसलिए बिलीफ बनी है। तो बचपन से हमारा एक मास प्रोग्रामिंग हो चुका है कि एज बढ़ने से बीमारियां आती है। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके उसने किताब लिखी है। और हमारा एजिंग का कंट्रोल होता है, वो हमारे जीन्स के पास होता है। और जीन्स के एंड में कुछ चीज़ रहती है जिसको टेलोमियर कहते हैं। ये टेलोमियर है, जितने लंबे उतना हम यंग रहते हैं, जितना छोटे होते जाते हैं ऐसे हम बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा रिसर्च हुई है। अच्छा। तो होता क्या है कि अगर हम बिलीफ चेंज कर दें तो उनकी लंबाई ऐसी रहेगी, वो छोटे नहीं होंगे और हमारा एजिंग नहीं होगा। ये कंसेप्ट के ऊपर उसने लिखी है। ये साइंस का नाम है एपिजेनेटिक्स। एपी मीन्स एबाव, राइट। एबाव जेनेटिक्स। राइट। हम ऐसा मानते हैं कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय जीन्स। Right. ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारी बायोलॉजी और हमारा एनवायरनमेंट ये सब चीज़ कंट्रोल करता है। यानी हम बिलीफ चेंज कर दें, क्या ज़रूरी नहीं है कि हमारी एज बढ़ते हैं तो हम वीक हो जाएंगे, रिंकल्स हो जाएगी, बीमारी आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। आप बिलीव करोगे तो ही आएगा, क्योंकि वहाँ फिर सबकॉन्शियस माइंड का रोल होता है। राइट। जब बिलीव करते हैं तो विचार आना शुरू होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि हमारे जीन्स में जैसा है वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स में से कोई अगर डायबिटिक है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपके वो आने का चांस है, क्योंकि आपको विरासत में आएगा, जीन्स के थ्रू आता है। ये अभी तक हमको सिखाया गया, हमारी बिलीफ बन गई। इवन मेडिकल डॉक्टर्स के भी ये बिलीफ थी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमको यही सिखाया गया। मगर अब ये बात अलग हो गई है, क्योंकि इन्होंने ढूंढ के निकाला कि नहीं, ये
बिलीफ चेंज करने से ज़रूरी नहीं है कि हमें डायबिटीज़ आएगा, यू कैन प्रिवेंट इट, राइट। क्योंकि बिलीफ का और एनवायरनमेंट का ज़्यादा रोल है। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके बहुत आजकल फेमस किताब है एपिजेनेटिक की, तो ये मैंने पूरा चैप्टर लिखा है उसके ऊपर, क्या ये बिलीफ हमारी कैसे बनती है और ये बिलीफ को कैसे बदले। जैसे मेरी बिलीफ बदल गई थी तो मेरा इफेक्ट दिख रहा है। और बिलीफ इज़ एपी सेंटर ऑफ आवर थॉट। जैसे बिलीफ ऐसे हमारे विचार आएंगे, और विचार जैसे आएंगे ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होगा, और धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये बिलीफ को रोकना है, चेंज करना है, ताकि हम जैसे दिख रहे हैं दोनों यंग बने एजलेस, ऐसा लोग भी एजलेस बन जाए। हमारी बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हमारे जैसे सबको बना दे हम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम सबको बना भी देंगे। साथ ही आपने बात की बिलीव्स की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सबकॉन्शियस का। आपने कहा कि सबकॉन्शियस को पूरा वही डील करता है, और देखा जाए तो हम 95% जो हमारी लाइफ है वो ऑटो पायलट मोड पे चलती है। मतलब हमें नहीं पता होता, हम वही कर रहे होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में होता है। तो सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब लोग कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। और आपको जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप कहते हैं कि किस्मत हम खुद बनाते हैं। बिल्कुल तो कैसे होता है ये सब? बिल्कुल। देखिए, भगवान ने हमें दो टाइप की लाइफ दी है, लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट एंड लाइफ बाय डिज़ाइन। ओके। अगर आप कोई स्पेशल प्रयत्न नहीं करोगे और जैसे जीवन बनता जाता है वैसे बनने दोगे, यानी समाज के प्रवाह से जो बन जाता है वो, तो इट इज़ अ लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो हमारी कुंडली में, जन्म पत्रिका में लिखा है वैसा ही होगा हमारे जीवन में। बट हमारे पास एक स्पेशल पावर दिया गया है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो इससे अलग ही पूरा हम हमारा जीवन बना सकते हैं। मेरा एक प्रोग्राम हुआ करता था, क्रिएट और डेस्टिनी करके। मैं लोगों को पूछता था शुरुआत में, कितने लोग अपनी डेस्टिनी को जानना चाहते हैं, भविष्य को जानना चाहते हैं। सब लोग हाथ ऊपर करते थे। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा दूसरा सवाल, कितने लोग अपनी डेस्टिनी को बनाना चाहता है? तो फिर सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। फिर क्या चाहिए बोलो, बनानी है या जाननी है? सिर्फ बोले बनानी है। और फिर मैं बोलता हूँ, बेस्ट वे टू नो योर डेस्टिनी इज़ टू क्रिएट इट। समझे ना? तो कैसे बनती है डेस्टिनी? क्या हमारी जो ऑटो पायलट पे जो लाइफ है, एक्चुअली क्या होता है कि 95% ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ ऑटो पायलट पे चलती है। राइट। ये जो हमारा ब्रेन है, जो 1.5 kg का है, जो एक्चुअली 1.2% ऑफ आवर बॉडी वेट है, मगर मैक्सिमम कैलोरी यूज़ करता है वो। तो इसलिए क्या किया है नेचर ने, ऐसा डिवाइस किया है कि कुछ एक्टिविटी जो ब्रेन को इन्वॉल्व किए बिना ऑटोमेटिक हो जाए, तो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करना पड़े, ताकि एनर्जी कंजर्व हो। तो इसके लिए ऑटो पायलट यानी हैबिट बन जाती है हमारी। अच्छा। तो हैबिचुअल काम होता है, सुबह उठते हैं हम ब्रश करते हैं, हैबिट से होता है। आप देखोगे तो 95% हमारे पूरे दिन की एक्टिविटी हम हैबिट से करते हैं, जहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 5% एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और फिर एक्शन करते हैं। तो ऐसा होता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि हमारी बॉडी और हमारा लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। समझे ना? Right. और ये भी नहीं जानते हैं कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी हैबिट है वो ऑटो पायलट है, बिलीफ है वो भी ऑटोमेटिक हो जाती है। हमें पता ही नहीं कि हमारे कितना डिसीजन बिलीफ के हिसाब से होता है। तो ये अगर हम समझ ले और हम कॉन्शियसली इसको समझे और हमारी बिलीफ को और हैबिट को चेंज करने का शुरू करें, तो हमारे लाइफ में डेफिनेटली बदलाव आएगा, यानी लाइफ बाय डिज़ाइन होगा। एक और चीज़ है कि जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है, और फिल्मों में जो एक्टर साइन करते हैं वो हिसाब से उनको एक्टिंग करना पड़ता है। राइट। ऐसे हमारे जीवन की भी स्क्रिप्ट होती है जो हमें पता ही नहीं है, जिसको लाइफ स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये लाइफ स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखा रहता है कि हम कैसा सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकर रहेंगे या नेगेटिव थिंकर रहेंगे, हमारी कौन सी बिलीफ रहेगी और हमारी कौन सी हैबिट रहेगी, हम दूसरों के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब कुछ लिखा रहता है। मतलब डेस्टिनी। नो, हमारा एवरीडे एक्टिविटीज़ अच्छा। क्या बोलते हैं, डिक्टेटेड बाय हमारी स्क्रिप्ट। अच्छा। तो वही डिक्टेट करते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। हमको लगता है हम आज़ाद है, हम आज़ाद है ही नहीं। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस स्क्रिप्ट। जब तक आप ये स्क्रिप्ट को समझोगे नहीं और उसको बदलोगे नहीं, तब तक आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा और आपका जीवन बदलेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि हमारी स्क्रिप्ट को समझनी पड़ेगी कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, कौन सी बिलीफ से हम जी रहे हैं, हमारी कौन सी हैबिट है, हमारी थिंकिंग कैसा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे रिपीटेड पैटर्न कौन से है। ये सबको अगर ब्रेक करेंगे ना, तो ही हमारा भविष्य बदलेगा। नहीं तो जो हमें कुंडली में होगा वो मिलेगा।
मेरी बात बताऊं तो मैंने तो अभी कुंडली नहीं रखता हूं, मेरे फादर को इच्छा थी, उन्होंने रखी थी। तो मेरी कुंडली में जो लिखा था उसमें से मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा। और मेरे जीवन में जो हुआ वो मेरी कुंडली में कहीं नहीं लिखा था। ओह तो वाह! यानी कि मैंने कुंडली को, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वाली ज़िंदगी को बाय बाय कर दिया, और मैंने खुद का डेस्टिनी क्रिएट किया। जब ये नॉलेज लिया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सीखा, ये स्क्रिप्टिंग के बारे में सीखा, मैंने खुद की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, उसमें जो फॉल्ट थे वो मैंने रिपेयर किए, और आज मैंने 100% विनर्स की स्क्रिप्ट के साथ जी रहा हूँ। तो मुझे हर तरह से खुशी मिलती है। हेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी है। बेसिकली हैप्पीनेस के 3 पिलर है, राइट। हेल्थ, वेल्थ एंड हाँ रिलेशनशिप। जी। ये तीनों मेरे पास इसलिए है कि मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ। स्क्रिप्ट में मैंने सब कुछ डाल दिया है, जो नेगेटिव था निकाल दिया है। तो आज बहुत अच्छा जीवन है, मज़ा आता है। मेरी बेस्ट लाइफ अभी चल रही है क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के साथ जी रहा हूँ, ऐसा है। वाह! बिना स्क्रिप्ट के साथ जी रहा हूँ। बट ये जो स्क्रिप्ट है, ये आपने कहा कि हमारे ऑटो पायलट पे हमारे अंदर है, बट हमें पता नहीं चलता। नहीं चलता है, तो हम उससे पता ही नहीं चलता, तो हम कैसे उसे बदलेंगे कैसे? उसके बारे में जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरी अच्छा। एक और किताब है, जैसे मेरी 125 किताब है, उसमें से रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट। फिर अच्छा। से कैसे लिखनी है अपनी जीवन की कहानी, कैसे लिखनी है। एक्चुअली हमारी जीवन की कहानी हमने लिखी है। हम पैदा हुए तब से आज तक हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई, वो घटनाओं ने हमारे माइंड पे कुछ इंप्रेशन छोड़ी है, और वो टाइम पे हमने वो जो सोचा था, जो इमोशन फील किया था, जो डिसीजन लिया था, वो एक स्टोरी के रूप में बनता जाता है, एक स्क्रिप्ट के रूप में। वो स्क्रिप्ट इनविजिबल होती है, हम देख नहीं सकते उसको, अच्छा। बट फील कर सकते हैं हम उसको, विजुलाइज कर सकते हैं कि मेरा ऐसा बिहेवियर तो मेरे स्क्रिप्ट से आ रहा है, मेरी स्क्रिप्ट में ये चल रहा है, इसलिए मैं ऐसा बिहेवियर कर रहा हूँ। तो एक एक पार्ट को आप ढूंढ ढूंढ के उसको बदल सकते हैं। और 18 साल तक में 98% हमारी स्क्रिप्ट पूरी हो जाती है। बाद में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के मेन लेसन हमारे 18 ईयर्स पहले ही पूरे हो जाते हैं सीखने के। बाद में कुछ बहुत बड़े अच्छे या बुरे अनुभव हुए तो उसकी इफ़ेक्ट आती है। एंड इट्स ए डायनामिक थिंग, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा। पत्थर की लकीर है। हाँ, हाँ। ये स्क्रिप्ट पत्थर की लकीर नहीं है। बदली जा सकती है। हाँ, ये डायनामिक होती है, मगर हम जब उसके लिए कॉन्शियस होंगे, अलर्ट होंगे, उसके बारे में सीखेंगे, और फिर बदलने का डिसीजन लेंगे और बदलेंगे, तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जैसे शादी करी, टूट गई, शादी करी, फिर टूट गई, एक पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, ये लाइफ स्क्रिप्ट है। लाइफ स्क्रिप्ट है ना ये भी एक तरह से। आपने हाँ। अच्छा याद दिला दिया। मेरी इसके पहले की किताब थी इसके बारे में, अच्छा। ब्रेकअप के बारे में ही थी, अच्छा। हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। अच्छा। क्योंकि आजकल बहुत ब्रेकअप कॉमन है, यहाँ बहुत ही बहुत कॉमन सारे है। बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे पैटर्न वो बचपन में ही आ जाता है। तो इस पैटर्न को कैसे हम लोग, मतलब पहले तो कमांड करें कैसे, और फिर उसको चेंज कैसे करें? पहले बात तो है कि पैटर्न को पहचानना पड़ेगा कि आप एक पैटर्न से जी रहे हैं, और पैटर्न हमारे बचपन में हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए उससे आता है। एक सब्जेक्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उसके अंदर होता है कि हमारा बिहेवियर 3 टाइप के ईगो स्टेट से आता है, पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट एंड एडल्ट ईगो स्टेट। ये ईगो स्टेट हमारे बचपन में डिसाइड हो जाते हैं। ईगो स्टेट यानी मन की एक खास अवस्था। तो फॉर एग्जांपल, पेरेंट ईगो स्टेट क्या रहता है, बचपन में हम एक जन्म से लेकर 5 साल तक हम पेरेंट के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो उनसे हम जीवन के पहले लेसन सीखते हैं। तो हमारे पेरेंट्स को हमने जैसे जैसे बिहेव करते हुए देखा है, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं। और एक बात और है कि हम एक वीडियो रिकॉर्डर के साथ पैदा होते हैं, और डे 1 से वो रिकॉर्डिंग चालू हो Recording जाता start हो है। जाता है। अंदर सबकॉन्शियस माइंड के हार्ड डिस्क में वो रिकॉर्डिंग पड़ा रहता है। अच्छा। तो हमारे पेरेंट्स से सबसे पहले हमने क्या सीखा, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर करते हैं, वो बिहेवियर हमने देखा कि हस्बैंड वाइफ का ऐसा बिहेवियर ओके है। फिर हम हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो वो हमारा रिकॉर्डिंग कभी कभी प्ले होता है, और हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं जो हमारे पेरेंट को एक दूसरे के साथ हमने करते हुए देखा है। फिर हमारे पेरेंट्स दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं वो भी हमने देखा है बचपन में, बाहर वालों के साथ, रिलेटिव के साथ, पड़ोसी के साथ, वो भी रिकॉर्डिंग में चला जाता है। बड़े होने के बाद हम कभी कभी वैसा ही बिहेवियर करते हैं जो हमने बचपन में देखा था। जैसे छोटे थे, लैंडलाइन थी, मोबाइल नहीं था, फ़ोन आता था किसी का, ये भाई घर पे है, तो पापा बोलते थे बोल दे घर में नहीं है, क्योंकि अनवांटेड कोई था। राइट। तो हम सीख लेते हैं कि ऐसा झूठ बोल सकते हैं हाँ। किसी को दूर रखने के लिए, तो ये बचपन में हमारे अंदर चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे अंदर चली जाती है। तीसरी चीज़, जब पेरेंट ने हमारे साथ जो बिहेवियर किया है, वो भी डूज एंड डोंट हमको सिखाया है।
प्यार से सिखाए या मार के सिखाए, मगर डूज एंड डोंट्स हमको सिखाते हैं। जो मार के सिखाते हैं, क्रिटिसाइज करके सिखाते हैं, उसको क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट कहते हैं। जो प्यार से सिखाते हैं उसको नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट कहते हैं। तो हमारी परवरिश कैसे हुई, नर्चरिंग पेरेंट से हुई है या क्रिटिकल पेरेंट से हुई है, वो हिसाब से हमारी स्क्रिप्ट बन जाती है। अच्छा। और हो सकता है हमारे पेरेंट भी क्रिटिकल पेरेंट वाले थे, तो हमारी भी वो आदत बन जाती है। बड़े होने के बाद हम भी हमारे बच्चों के साथ वही बिहेवियर करेंगे जो हमारे पेरेंट ने हमारे साथ किया था। तो ये पूरा स्क्रिप्टिंग डे 1 से हमारा शुरू हो जाता है। किसी ने हमारे साथ धोखा दिया तो हम ऐसे, ये आदमी का मैं कभी भरोसा नहीं करूँगा, ऐसा हम एक अनकॉन्शियस डिसीजन ले लेते हैं जो हमारा स्क्रिप्ट का पार्ट बन जाता है। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले से हमारे 2-3 धोखे हो गए, तो फिर हमें लगता है ये कम्युनिटी वाले होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो Religion पूरी को भी, कम्युनिटी को हाँ। भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ये बचपन के एक्सपीरियंस से हमारा शुरू हो जाता है और वो हमारा स्क्रिप्ट का पार्ट बनने लगता है धीरे 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 करके। फिर बड़े होने के बाद वो हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि वैसी सिचुएशन में एग्जैक्टली वैसा बिहेवियर करते हैं। अब पैटर्न का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अभी मेरा पैटर्न बन गया है कि सुबह उठ के मैं प्राणायाम योगा करने को बैठ जाता हूँ, अच्छा पैटर्न है। राइट। है हाँ। अगर मुझे उठते ही मुझे सोशल मीडिया देखने का या और कोई होता तो नुकसान कारक है। तो हमें यह देखना है कि हमारे कौन से पैटर्न से हमारी ज़िंदगी चलती है, उसमें फ़ायदा वाला जो पैटर्न है उसको हम रखेंगे और जो नुकसान वाला है उसको हम रिमूव करेंगे। राइट। ऐसा है ना। हाँ। है ना। बहुत लोग है उठते ही मोबाइल चालू कर देते और सोशल मीडिया के रील देखने लगते हैं, ब्रश भी नहीं किया है, तो रॉन्ग पैटर्न है। राइट। है ना। जब पैटर्न्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गलत पैटर्न है, ये सही पैटर्न है, सही को रखना है, गलत को हमें डिलीट करना है। अब वो डिलीट करने का क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है? वेरी गुड। देखिए, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी करके साइंस है, शायद आपको पता होगा। हाँ जी। कि हम कोई भी एक्टिविटी रिपीटेडली करते हैं तो ब्रेन में उसके ट्रैक बन जाते हैं। जैसे जंगल में कोई एक रास्ते से लोग जाने लगते हैं तो वहाँ एक पगडंडी बन जाती है, पाथवे बन जाता है। ज़्यादा लोग ज़्यादा दिन चलेंगे तो रास्ता चौड़ा हो जाता है। अगर वो बंद कर देंगे चलना वहाँ पे तो घास आ जाता है, वहाँ पे दिखता भी नहीं है बंद हो पगडंडी। जाता है वो भी। हाँ। वैसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर रहते हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और जब दिमाग में एक्टिविटी होती है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है उसका ये। तो जितना ज़्यादा कोई न्यूरॉन कम्युनिकेट करेंगे तो उतना उनका बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। तो उसके लिए कहावत है, न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ऐसी एक हब्स रूल्स है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बन जाते हैं। तो हमारे जितने भी पैटर्न्स है, सही या रॉन्ग पैटर्न है, वो न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बन गए हैं। अब ये पैटर्न को हमें कॉन्शियसली ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार आइडेंटिफाई करो कि मेरा रॉन्ग पैटर्न है तो अपना विल पावर यूज़ करके डिसाइड करो कि ये पैटर्न को मैं तोड़ूंगा। और ये पैटर्न बदलने में 21 दिन मैक्सिमम लगते हैं। अच्छा, तभी बोलते तो हैं कोई भी 21 एक्टिविटी 21 डेज तक कंटिन्यूसली करोगे तो नए ट्रैक बन जाएंगे। फिर वो ऑटो पायलट पे आपकी एक्टिविटी चली जाएगी और पुरानी एक्टिविटी के जो ट्रैक है वो डिलीट हो जाएंगे और नए ट्रैक बन जाएंगे। तो जितने भी हमारे पैटर्न हैं जो हमारी लाइफ को नुकसान करता है, एक एक के बाद पहचानो, डायरी में लिखो, एक एक के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको नया ट्रैक बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, मनी का कोई हमारा पुराना बिलीफ है कि मनी को हमें बहुत काम करेंगे तभी पैसा आएगा। ये एक बिलीफ है, ठीक है ना, कि काम करने से ही पैसा आता है। कई लोगों के पास तो वैसे भी आ जाता है ना मेरा था पैसिव इनकम। बचपन में हमें यही सिखाया जाता है ऐसे ज़्यादातर। पेड़ पे नहीं उगते हाँ। हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब इस बिलीफ को अगर मुझे रिपीटेडली इसका ऑल्टरनेट करना है और हमारा माइंड भी ऐसा हो जाता है कि हम करें कि ना करें, कुछ होगा भी इससे, तो वो उससे कैसे निकले? और दूसरा कि इसका सेकंड बिलीफ बना के इस पे कैसे काम करें? विद एग्जाम्पल बताइए। पहली बात तो मैं कहता हूँ कि रिचनेस इज अ माइंड प्रोग्रामिंग, नथिंग बट हाँ, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग माइंड। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मुकेश अंबानी के पास 5 लाख करोड़ रुपया है। हाँ। और वो सोचता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, 5 लाख गरीबों को 1-1 करोड़ डोनेशन दे देते हैं। हाँ। मुकेश अंबानी 5 साल के बाद ये जो गरीब लोग हैं जिनको 1-1 करोड़ मिला मुकेश अंबानी से, उनकी क्या हालत होगी? 1 करोड़ जिनको मिला था उनकी, वो और धनवान बनेंगे या और गरीब बन जाएंगे? स्टडी ये कहते हैं कि वो फिर से गरीब बन जाएंगे, क्योंकि उनका गरीब बनने का ही पैटर्न बन चुका है, उनका स्क्रिप्ट ही गरीब बनने का लिखा गया है। अच्छा। वो सब फिर से गरीब बन जाएंगे।
अच्छा, मुकेश अंबानी का क्या होगा? फिर से वो धनवान बन जाएंगे क्योंकि उनका धनवान बनने का प्रोग्रामिंग हो चुका है। उनके अच्छा। पैटर्न ही ऐसे है, उनकी स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि वो धनवान ही बनते जाएंगे। तो दिस रिचनेस इज ए माइंड प्रोग्रामिंग। ऐसी रिसर्च हुई है कि जिनको जैकपॉट लगा है लॉटरी में, वो जैकपॉट लगने के बाद वो हाँ। पहले से ज़्यादा गरीब बन गए हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन के एक कॉन्टेस्ट में वो था, जीता था। बहुत सारे ऐसे हाँ, एग्जाम्पल है। फिर वो एकदम रिसर्च से फिर से उसके पास नील हो गूगल्स गया। में जाके देखो, कितने सारे एग्जाम्पल्स है कि जिनको भी जैकपॉट लगा था पहले से ज़्यादा गरीब बन गए, क्योंकि उनका हैंडल करने का प्रोग्रामिंग था ही नहीं, इतना पैसा अचानक आ गया तो ऐसा अच्छा, ऐसा तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग जो है मनी से रिलेटेड भी वो तो वो चेंज चेंज करनी करनी पड़ेगी। होगी। अच्छा, इसमें बीच में कभी मैं जोक करता नहीं हूँ, इसके अंदर एक जोक कर देता हूँ। हाँ। एक मारवाड़ी सेठ थे। अब पता है मारवाड़ी को तो पैसा बहुत प्यारा होता है, और बहुत पैसे थे भी, और हार्ट अटैक आया। अच्छा। आईसीयू में एडमिट हुए, कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट कर रहे थे। आईसीयू में एडमिट होने के बाद उनकी वाइफ को पता चला कि उनको 1 करोड़ के लॉटरी लगी है। अच्छा। अब वो सोचने लगे कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो उसने पहले कार्डियोलॉजिस्ट को पूछा कि सर, मेरे हस्बैंड को पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, अभी बात यह है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, मैं उनको ये न्यूज़ दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं, अभी मत दो, क्योंकि अभी उनका ये नहीं सहन कर पाएंगे। ऐसा करो, मैं धीरे धीरे उनको न्यूज़ दे दूँगा। तो फिर डॉक्टर ने जिम्मेदारी ली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ पे गए राउंड के, सेठ जी कैसे है, मज़े में? बोले हाँ अच्छा, नींद हो गई? हाँ अच्छा है। फिर थोड़ी सी बात करके बोले, सेठ जी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं से अचानक 25 लाख रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे? अब सेठ जी पहले से ही धनवान थे। बोले बाजू मंदिर में डोनेशन दे दूंगा, एक मंदिर को ज़रूरत है। अच्छा, फिर बोलते मान लो 50 लाख मिल जाए तो क्या करोगे? बोले मेरा एक भतीजा बेकार है, उनको एक दुकान लेके धंधे पे लगा दूंगा, मैं क्या करूँगा? फिर बोले अचानक तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करोगे? तो मारवाड़ी सेठ डॉक्टर को बोलते मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आ गया। उसने कभी इतना बड़ा न्यूसेंस सहा नहीं था, बोले तुम्हें दे दूंगा वो। तो कहने का मतलब होता है यूस्ट्रेस बोलते हैं इसको, एक डिस्ट्रेस है ना, एक यूस्ट्रेस होता है। अच्छा। तो पैसे का ऐसा है कि इट इज़ ए रिचनेस प्रोग्रामिंग। जैसे मेरा बचपन में ऐसा ही हुआ था कि पैसा हाथ का मेल है, पेड़ पे नहीं उगता है। तो मैं देखो डॉक्टर बना 24 साल में, और मैं 40 साल तक ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ जी। मेरे पास एमडी की डिग्री थी भी, रॉन्ग प्रोग्रामिंग था मेरा। 40 का बाद मैंने रिचनेस का प्रोग्रामिंग शुरू किया। मुझे समझ में आया कि रिचनेस का प्रोग्रामिंग एक ज्योतिष ने कर दिया था। मेरा हाथ देख के बोला तुम्हारे उंगलियों के बीच में जगह है ना, तो धन आएगा और नीचे से निकल जाएगा। और मैं उनकी बात मान ली थी। आता था, मैं सऊदी अरेबिया में 6 साल रहा हूँ, मेरी लाख रुपया तनख्वाह थी अच्छे 30 साल पहले। तो मगर सब पैसे मैं खर्चा कर लेता था, बचता ही नहीं था कुछ। बाद में मुझे ये समझा कि तो मेरा रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। तो फिर ये खर्चा बंद हो गया और अभी मैं धनवान बन गया सब कुछ। तो मैंने मेरी बिलीफ चेंज कर दी। तो बेसिकली ये बिलीफ होती है धन के बारे में। मैंने धन के ऊपर 5 किताबें लिखी है, मेरी 125 है, उसमें से 5 किताब धन की है। आपने हर टॉपिक पे बहुत सारी बुक्स हाँ, लिखी तो है। धन के बारे में ऐसा है कि जो बिलीफ है उसको चेंज करनी चाहिए। और बिलीफ क्या होती है? कोई भी आइडिया को हम सत्य करके स्वीकार लेते हैं, कोई भी विचार को, कोई भी आइडिया को, वो हमारी बिलीफ बन जाती है। और एक बार बिलीफ बन गई फिर हम उसके ऊपर डाउट करते नहीं हैं कभी, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही होता है ऐसा। तो पहले तो हमें ढूंढनी पड़ेगी कि मनी के बारे में हमारी बिलीफ क्या है। अब 2 टाइप की हो सकती है, जो मनी कमा के मनी को बढ़ाए या मनी को कम करे। तो एम्पावरिंग एंड डिसएम्पावरिंग। एम्पावरिंग यानी जो आपको और धनवान बनाए, और डिसएम्पावरिंग यानी गरीब बनाए ऐसी। तो हमें ढूंढनी पड़ेगी मनी के बारे में क्या क्या बिलीफ है और कौन सी डिसएम्पावरिंग है, उसको बदलनी पड़ेगी। अगेन बिलीफ क्या है? न्यूरोलॉजिकल ट्रैक है यहाँ पे। जो विचार हम बार बार करते हैं वो न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बन जाता है। तो हमने बहुत बार ऐसा सुना है, सोचा है, लोगों को भी एडवाइस किया है, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो वो ट्रैक बन चुका है। तो हमें नया ट्रैक बनाना पड़ेगा कि पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है। ऐसा है। तो ऐसे 21 दिन तक फिर से वहीं पे 21 दिन ट्रैक बनाने को लगता है। तो ट्रैक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि हम एक डायरी बनवाते हैं हमारे प्रोग्राम में। अच्छा। जिसकी 21 से ज़्यादा लाइन रहती है। तो पहले 9 टाइम्स लिखवाते हैं पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है। फिर 3 बार लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, फिर 9 टाइम्स राइट हैंड से लिखते हैं। तो टोटल 21 टाइम्स लिखवाते हैं फॉर 21 डेज। तो ट्रैक बन जाते हैं उनके। हाथ क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि ब्रेन का ऐसा है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी
हम मोर देन 9 टाइम्स करते हैं तो ऑटो पायलट पे चली जाती है, राइट, वो तो दिमाग superficially- डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ। तो जैसे हाथ बदलेंगे दिमाग को वहीं रहना पड़ेगा, प्रेजेंट माइंडेड रहना पड़ेगा। फिर ज़्यादा बार लिख नहीं सकते लेफ्ट हैंड से, तो 3 बार के बाद फिर यहाँ 9 टाइम्स आ जाएगा। तो ऐसा करने से बिलीफ चेंज हो जाती है। मैंने मेरी बिलीफ ऐसे चेंज किया था धन के बारे में। सिर्फ बिलीफ चेंज करने से मेरा लाइफ चेंज हो गया, धनवान बन गया मैं फिर से। ओह वाओ, ये तो कितना आसान है। बिल्कुल। ये करना भी कितना आसान है। अभी तो एक आदमी मेरे पास बिजनेस का प्रपोजल लेके आया, अच्छा था सर, इतना करोड़ कमाओगे, ये तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हारा तो बोला नाम है, हम साथ में मिलके करते हैं। मैं सब सुन लिया, अच्छा प्रोजेक्ट था। फिर मैं बोला मुझे नहीं करना है। बोले क्यों? बोला मुझे पैसा नहीं कमाना है। बोले मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, आप ऐसा बोल रहे पैसा नहीं कमाना है? बोले पहला गुजराती मिला जो बोलता है पैसा नहीं कमाना है। बोला हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं कमाना है। क्यों नहीं कमाना है? बोला मेरे पास इनफ है, मुझे अभी कोई झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे नहीं कमाना है। ये कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रियल में इनफ है, मैंने ये सब टेक्निक से इनफ कमा लिया है ऐसा। तो इसलिए मैंने बोल दिया उनको कि नहीं कमाना है। आजकल कोई भी बिजनेस प्रपोजल है मैं ना बोलता हूँ। आज ही मुझे एक ईमेल आया है, चेन्नई में एक बहुत बड़ा इनविटेशन है प्रोग्राम का, हाई फाई, तो मैंने आज ना लिख दिया कि मुझे नहीं आना है, मैं काम बंद कर दिया है। पर ये डिसीजन भी वो इंसान ले सकता है जिसके पास सच में इनफ हो, है, जिसने वही। अंदर से बिल्कुल कंटेंटेड है और समझता बिल्कुल है मैं कि कंटेंटेड हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ ना। कि अब और नहीं, हाँ, और आपको पता अपनी चीजें और भी हैं जिसमें हमने काम करना है, ये वाली Yes. चीज। आपको पता होगा 2 टाइप की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ये तो आपने सुना होगा। जी। पैसिव इनकम जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट से आती है। एक्टिव इनकम जो हम काम करके कमाते हैं। तो ये कंसेप्ट मेरे पास कुछ 15-20 साल से था, तो मैंने फोकस किया पूरा पैसिव इनकम का बेस बनाने का। अब मेरी पैसिव इनकम मेरी ज़रूरत से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी मेरा घर चलने में जितना खर्च होता है महीने का, उससे 5 टाइम तो मेरी पैसिव इनकम है। यानी बिना काम किए मैं 5 घर चला सकता हूँ, तो मुझे क्यों झंझट में पड़ना है? तो मैंने सीधा ना बोल दिया नहीं करना है मुझे। और सीधा बोला क्यों नहीं करना है? पैसा नहीं कमाना है मुझे मेरी मर्जी से जीना है ना। तुम्हारे साथ में ज्वाइन होगा तो मुझे उसके बारे में दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मुझे नहीं करना है उसके टाइम लिए। एनर्जी सब कुछ लगेगा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक जो है वो भी ये समझ ले, पैसिव इनकम का बेस बना ले, फाइनेंशियल फ्रीडम बना ले। देखो जीने का क्या मजा है, जैसे मैं जी रहा हूँ। लेकिन हाँ उन्हें समझना है अभी कि कैसे बनाना है। एक तो आपने पैटर्न बताया कि उसको ब्रेक करते हैं आप लिख लिख के, दूसरा एक हम विजुअलाइजेशन भी करवाते हैं आप, तो वो किस तरह की विजुअलाइजेशन होती है और क्या उसे रिपीट मोड पे ही करना होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, मगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने बचपन में गरीबी में मैंने मर्सिडीज़ विजुलाइज किया था। मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज़ थी, ओह फर्स्ट कार वाओ। मर्सिडीज़ थी। और मैंने तब विजुलाइज किया था जब हम पत्रे के घर में रहते थे, एक रूम में 9 लोग, पत्रे के घर में। हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं था। वो टाइम पे मैंने मर्सिडीज़ विजुलाइज किया था, तब पता नहीं था कि विजुलाइजेशन है, मैं कभी मर्सिडीज़ का मालिक बनूंगा, मगर मैं बना था। मेरे लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अरे वाह, कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो विजुलाइज नहीं किया हुआ और हुआ। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे 20 लाख का कार गिफ्ट किया। कोई करता है ऐसा इंडिया में? किसी का सुना? मुझे दिया एक मेरे स्टूडेंट ने 20 लाख का कोरोला आर्टिस्ट कार गिफ्ट दिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे लाइफ में तो फुल ऑफ विजुलाइजेशन का एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मैंने विजुलाइजेशन नाम की किताब लिखी है, जो एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। 5 लाख? 5 लाख कॉपी विजुलाइजेशन बुक की खरीदी है एक ही आदमी ने। संजय जैन करके एक आदमी है, दिल्ली का ही है, उसने खरीदी है 5 लाख कॉपी। तो उसने उनकी बड़ी कंपनी है, ऐसा क्या कंपनी के लिए उसने खरीदी है लिखा उसने। आपने ऐसा? तो देखो ये तो बियॉन्ड विजुलाइजेशन हुआ, वाओ, है ना। सीरियसली। हाँ, अभी 2 दिन पहले मैं बम्बई में था, मैं सर्फिंग कर रहा था और वो शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट के बारे में न्यूज़ देखा, बास्टियन रेस्टोरेंट हुआ है। तो मैं जिनके घर पे रुका था उनको ऐसे जिक्र किया मैं कि यहाँ पे वो रेस्टोरेंट हुआ है, वो कैसा है। तो बोला आपको चलना है, चलो कल ही चलते हैं। अब मैंने सिर्फ नाम लिया और उन्होंने फटाफट फ़ोन करके बुक कर दिया, और परसों मैं वहाँ बास्टियन में था, चला गया। देखो नाम लेता हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता हूँ। मैनिफेस्टेशन। हाँ, इमीडिएट मैनिफेस्टेशन होता है, 24 घंटे में मैनिफेस्ट हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था जाना है, मुझे तो होटल का ज़्यादा शौक नहीं है। Right. मैं तो दाल रोटी का शौक है मुझे, ये फैंसी खाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। मगर उसने ज़बरदस्ती मुझे वहीं लेके गए बास्टियन में। ऐसा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ज़बरदस्त काम करता है, विजुलाइजेशन ज़बरदस्त काम करता है। मैंने तो मर्सिडीज़ एक बार विजुलाइज किया था और मेरे जीवन में आई है। प्लेन उड़ाने का, मैं पायलट बनने का एक बार सिर्फ सोचा था कि मैं कभी मुझे पायलट बनना है, मगर डॉक्टर बन गया तो फिर कोई आशा नहीं थी। 65 ईयर्स में पता चला कि अभी भी मैं बन सकता हूँ, तो मैं बना।
तो एक एक बार का विजुलाइजेशन मेरी लाइफ में रिजल्ट मिला है। 2 दिन पहले तो मैं विजुलाइज भी नहीं किया था, सिर्फ मुंह से निकला बास्टियन और दूसरे दिन हम बास्टियन में थे। ऐसा है, तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ है विजुलाइजेशन। सर लेकिन मेरे साथ एक ना दिक्कत होती है, मुझे विजुअलाइजेशन मुझसे होता नहीं है। मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ, तो मुझे विजुअल्स को करने के लिए ना बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठी करनी पड़ती हैं या विजन बोर्ड बनाना पड़ता है, तब मैं उसे कर पाती हूँ। तो कुछ ऐसा वे है जिससे हम विजुअलाइजेशन आराम से कर सकें, कोई मेडिटेशन में बैठ के, या किस तरह से किया जाता है? पहली बात बोलूँ कि आपका भ्रम है कि आप विजुलाइज नहीं कर पाते। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, मैं प्रूव कर देता हूँ। अच्छा। आंख बंद करके नरेंद्र मोदी के बारे में सोचो, आंख बंद करो और नरेंद्र मोदी के बारे में सोचो। देखो, एक आधी मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए बंद करो, खोल दो आंख। जब आप नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पे किसी का पिक्चर दिख रहा था आपको? उन्हीं का दिख रहा था, नरेंद्र मोदी का। दैट वाज विजुअलाइजेशन। यानी हम कोई भी विचार करते हैं ना, ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन हो जाता है। वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स विजुअल्स ओनली, ओनली। हाँ, पिक्चर्स ओनली। जब हम विचार करते हैं तो पिक्चर ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपको विजुअलाइजेशन के लिए कोई एफर्ट करना ही नहीं है, नहीं सिर्फ सर, सोच। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? देखिए, जैसे अब आपने कहा कि आपके घर में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मर्सिडीज देख ली। तो जब आपके पास वो चीज़ें एनवायरनमेंट में नहीं होती, मोदी जी को तो हमने देखा है माइंड में, तो मैंने मैंने विजुअलाइज कर मर्सिडीज ली। पहले देखी नहीं थी, कभी सुनी थी उसके बारे में। तो मैं- फिर आपने विजुअलाइज कैसे की? नहीं, नाम सिर्फ। हुआ क्या अच्छा। था कि मैं राजकोट में रहता था, तब हम बहुत गरीब थे, तो मैंने किसी के बारे में सिर्फ मर्सिडीज़ के बारे में सुना था। अच्छा। बाद में मैं मैट्रिक के वेकेशन में 1967 में मैं बम्बई फर्स्ट टाइम गया था। तो बम्बई गया, उसका मुझे 2 ही अट्रैक्शन था, एक तो फिल्म स्टार को देखना और एक मर्सिडीज़ को देखने का। अच्छा। तो वहाँ मरीन लाइन से जो समुद्र किनारे, वहाँ एक दीवार है, वहाँ बैठ के एक आने के चने आते थे, तो बैठ के मैं चने खाते खाते वो गाड़ियों की लाइन देखता था। और मुझे पता था कि मर्सिडीज़ का सिंबल कैसा रहता है, बड़ी रहती थी सिंबल। तो जैसे निकलते थे मैं उसको, जब तक वो दिखते रहते थे उसको फॉलो करता था। और अंदर भी देखता था कोई फिल्म स्टार तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो ज़माने में मर्सिडीज़ तो फिल्म स्टारों के पास रहा करती थी। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये विजुलाइन कर रहा हूँ और मेरे जीवन में कभी मर्सिडीज़ आएगी। विदाउट इंटेंशन मैं करता था, सिर्फ मर्सिडीज देखने का शौक था, खरीदने का तो कभी सोच भी नहीं सकता ना। घर में साइकिल नहीं थी तब की बात है ये, है ना। तो मेरे लाइफ में तो इतने सारे एग्जाम्पल्स है विजुलाइन के। मेरा बेटा, मैं कहा ना, अमेरिका गया था, 12th के बाद गया था। जब मैं 10,000 की सरकारी नौकरी कर रहा था, तब उसको अमेरिका के प्राइवेट कॉलेज में मैंने उनको सिखा दिया कि तो विजुलाइज कर, जो कॉलेज में एडमिशन लेना उनको फ़ोटो लगाओ, विज़न बोर्ड लगाओ दीवार पर, डेली विजुलाइज करके तुझे यहाँ एडमिशन मिला है। और उसको वहीं एडमिशन मिला विथ 70 लाख रुपीज़ ऑफ स्कॉलरशिप के साथ। उसको स्कॉलरशिप भी वहीं पे मिली। क्या बात है, ऐसा very हुआ। nice। तो दिस इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई, कोई टास्क हमें, हमारा असाइनमेंट मिल रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जब वो आने वाली होती है तो वो एकदम से हमसे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देखो पूरा साइंस कैसा है कि हमें जीवन में कुछ चाहिए तो हम इच्छा करते हैं, उस इच्छा को एक गोल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़, फिर मर्सिडीज़ का गोल रखते हैं, फिर हम विज़न बोर्ड बनाते हैं, विज़न बोर्ड बना के डेली उसके सामने देख के हम विजुलाइज करते हैं। वो पिक्चर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। विजुअलाइजेशन करता है कॉन्शियस माइंड, पिक्चर बनाता है कॉन्शियस माइंड, जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में वो दिखाने की कोशिश करता है इंट्यूशन के जरिए। कोई ना कोई जरिए आपको बताएगा कि ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको लो। फिर हमें कॉन्शियस माइंड से वो अपॉर्चुनिटी को पहचान के उसके ऊपर एक्शन लेना है, तब हमें रिजल्ट मिलता है। होता क्या है कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, सबकॉन्शियस माइंड ने अपॉर्चुनिटी बना भी दी, आपको शायद हिंट भी दे दी कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कर ले, मगर आपके कॉन्शियस माइंड ने नहीं किया वो काम, इसलिए वो चली जाती है। अच्छा। तो कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि अगली बार जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो आई विल टेक ए डिसीजन एंड टेक एक्शन ऑल्सो। तो उस अपॉर्चुनिटी को पहचाने कैसे कि ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है? ऐसा कैसे पहचाने, उसका कोई नहीं, तरीका पहचान में आ जाता है। एक बार आप देखो, ये प्रोसेस में चले जाओगे ना, तो पता चल जाएगा आपको कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे गोल के लिए ही है। ऐसा गोल के लिए ही है, सब पता चल जाता है। अच्छा। मुझे तो इमीडिएटली पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी है, इसको मुझे
एक्शन लेना ही है। तो सर इसमें क्या मेडिटेशन का भी कोई रोल रहता है कि हमें मेडिटेट करते रहते हैं तो उससे हम अलाइंड रहते हैं और हम समझ पाते हैं? यस, देखिए जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं ना, ऐसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की दोस्ती ज़्यादा गाढ़ बनती जाती है। ऐसा होता है, दोनों का कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। हमारे दो माइंड होते हैं ना, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी। कॉन्शियस माइंड इज द बॉस एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द सर्वेंट, लाइक जीनी। हम्म। तो ये दोनों के जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे ना, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मुझे इसलिए ज़्यादा रिजल्ट मिलता है कि मैं ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती बहुत हो चुकी है। मुझे नहीं सोचना पड़ता है, नहीं विजुलाइज करना पड़ता है, नहीं विजन बोर्ड में डालना पड़ता है। मन में एक थोड़ी सी इच्छा होती है और वो मैनिफेस्ट होने लगती है। यहाँ तक मेरा लेवल पहुँच गया है ऐसा। वो आपका एक प्रोसेस फ्लो इतने में आ सालों गया से, है। हाँ, क्योंकि इतने सालों से कर रहा हूँ राइट, ना। राइट, मेरी राइट। दोस्ती 25-30 साल पुरानी है, जब से मैं सबकॉन्शियस माइंड को जानता हूँ। ये मेरी प्रेरणा का झरना किताब आज 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है और गुजराती में तो 1.5 मिलियन किताब बिकी है मेरी, एक ही किताब। तो वो 25 साल पहले मैंने लिखी है। जब से वो किताब लिखी, उसके पहले से मैं ये ट्रेनिंग का काम कर रहा था। तो 30 साल से मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचता हूँ, बोलता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। तो सोच लीजिए मेरे कॉन्शियस माइंड के साथ कितनी दोस्ती हो गई होगी। सही बात है। तो ऐसा। मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेडिटेट किया है, जिनका दोनों चीज़ें अलाइंड है, उनकी लाइफ में चेंजेस और मतलब वो बहुत जल्दी आ जाता है, सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हैं उनको अपने इच्छा होनी दिल चाहिए। से। पहले तो ये पूरा साइंस जानना चाहिए। देखिए, आप ये साइंस के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है आपका, और मेडिटेशन करते रहोगे तो कितनी कोई सारी फायदा नहीं है। आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप पहचानोगे नहीं, आप विजुलाइज नहीं करोगे, सिर्फ मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करना यानी क्या, जीनी को जगाना और आ जाना, ए उड़ जा, बस उसको कुछ काम नहीं देना। ये जीनी का क्या होता है, खुद कुछ डिसाइड नहीं करता है, उनको काम देना पड़ता है। तो जिन्हीं को मेडिटेशन बताना करेंगे, पड़ता है। है जी, बताना बताना पड़ता पड़ता है। वो नौकर है, वो आलसी नौकर है। अच्छा। उनको उठाओ और उनको काम पे लगाओ। तो काम पे लगाने के लिए उनको ऑर्डर देना पड़ता है। तो ऑर्डर में जो बेस्ट लैंग्वेज है वो विजुअलाइजेशन है, दूसरी एफर्मेशन है। अब दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ मेडिटेशन करके निकल जाओगे, तो जब तक मेडिटेशन करोगे जीनी जागेगा, फिर वो सो जाएगा, आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। मतलब प्रोसेस में सारी चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। समझना ज़रूरी है कि प्रोसेस कैसे होती है। इच्छा होती है, फिर हम डिसीजन लेते हैं, फिर गोल सेट करते हैं, फिर हम विज़न बोर्ड बनाते हैं, फिर डेली रिलैक्सेशन करके अल्फा में जाके विजुलाइज करते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं। टाइम भी तो देना पड़ेगा ना सबकॉन्शियस माइंड को। ऐसा नहीं कि आज मर्सिडीज विजुलाइज किया और कल आपके हाथ में आ जाए। Right. इट में टेक 1 ईयर to 10 ईयर। मेरी मर्सिडीज 20 साल के बाद आई थी। अच्छा। मैंने 65 में विजुलाइज तब किया तक तो था। इतना लंबा टाइम होगा, मैं पेशेंस विजुलाइज ही किया नहीं था, है। 85 में मेरी मर्सिडीज आई थी। तब तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि मैं रिपीट विजुलाइज नहीं किया, एक बार करके भूल गया था। अच्छा। क्योंकि मेरी बिलीफ ऐसी थी कि हम गरीब लोगों के पास थोड़ी मर्सिडीज आएगी। जब साइकिल लेने का पैसा नहीं था तब मर्सिडीज का मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। इसलिए भी था। तो बिलीफ का भी ब्लॉक था थोड़ा सा। मगर एक बार जब मैनिफेस्ट हुआ तब लगा रहा है यार, ये तो मैंने एक बार विजुलाइज किया था। और हो गया ऐसा। एक बार फॉरेन जाने का विजुलाइज किया था मैं, 50 बार जाके आया। अरे 20 वाह। बार अमेरिका जाके आया। ये तो सब बियॉन्ड विजुलाइज नहीं होता है ऐसा। अब तो आप कितना अच्छा फ्लो हो गया ना कि इसलिए सब कुछ बियॉन्ड सब उसकी हो सब जाता है। एक्सेप्टेड लाइफ हो गई, यही होता है। ऐसे ही जैसे ही आपने मनी के लिए किया, ऐसे हम अपने रिलेशनशिप्स को भी बेटर कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और रिलेशनशिप के लिए तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों के ऊपर इफेक्ट करती है, आपके हेल्थ और मनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर भी करती है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट दूसरी तरफ भी आता इट है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप संभाल के रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े लोगों का देखो ना, ये ऋतिक रोशन, मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द प्लेनेट, राइट उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, सोचो। राइट राइट है ना। तो कुछ ना कुछ तो इश्यू होगा, तभी तो ये हुआ होगा ना, नहीं तो कोई छोड़ेगा, नहीं। ऐसा नहीं होता। तो उनका इम्पोर्टेंस लोगों को पता नहीं है रिलेशनशिप का। इसके लिए भी मैंने एक किताब लिखी है। मेरी एक प्रेरणा का झरना है जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। दूसरी मेरी है स्नेह का झरना। स्नेह का झरना। स्नेह का वाओ, झरना। क्या नाम है। हाँ। तो उसमें क्या है कि मैंने बैंक अकाउंट के तरीके से समझा है रिलेशनशिप को, कि रिलेशनशिप इज़ लाइक ए बैंक अकाउंट। जैसे जैसे आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई, हाँ। तो आज हमारे दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप का बैंक अकाउंट स्टार्ट हुआ। ओके। इसमें मेरा कुछ बिहेवियर आपके अकाउंट में या डिपॉजिट का काम करेगा या विड्रॉल का काम करेगा। आपका कुछ बिहेवियर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल का काम करेगा। या डिपॉजिट और विड्रॉल की वजह से एक बैलेंस क्रिएट होगा, एंड दैट बैलेंस इज ए बैलेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पीपल।
हमारे दोनों के बीच में एक ट्रस्ट का बैलेंस बनेगा। अगर मेरा बिहेवियर मैंने अच्छा किया और मैंने आपके अकाउंट में बैलेंस अच्छा रखा है, तो दूसरी बार मैं फ़ोन करूँगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप मुझे झट से बोलोगे कि अरे एक और पॉडकास्ट कर लेते हैं। यस सर। जैसे मैंने शिखा शर्मा जी के साथ में अभी 1-2 महीने पहले मैंने पॉडकास्ट किया था। अच्छा। तो मेरा इतना बैलेंस करके गया कि मैंने 2 दिन पहले उनको बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो बोले मुझे फिर से पॉडकास्ट करना है, कल Right. उनके साथ है राइट है ना। तो इट इज़ अ बैलेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन 2 पीपल। राइट। तो उसमें भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल होते हैं, और ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल ये हमारे लैंग्वेज से और हमारे बिहेवियर से होता है। मैं कुछ भाषा ऐसी इस्तेमाल करूँ, कुछ बातें ऐसी कहूँ कि वो आपके अकाउंट में मेरा विड्रॉल हो जाएगा, कुछ भाषा ऐसे कहूँ या कुछ बिहेवियर ऐसा करूँ तो विड्रॉल हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हर रिलेशनशिप का एक अलग अकाउंट होता है। मेरा मेरी वाइफ के साथ एक अकाउंट है, मेरे बच्चों के साथ अलग अकाउंट है, आज आपके साथ अलग हुआ, चित्रेश के साथ अलग है, सभी के साथ अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट हम ऑपरेट करते हैं। मगर हमें अगर अवेयरनेस है कि ये एक अकाउंट जैसा है और हमें हमेशा डिपॉजिट करने की आदत डालनी है। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर नेचुरल बिहेवियर कि हर जगह डिपॉजिट करो, क्योंकि हमें पता नहीं किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए, विड्रॉल की ज़रूरत पड़ जाए। तो जितना ज़्यादा बैलेंस तगड़ा है उतना दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बढ़ता है। राइट। अब आजकल क्या होता है कि हर ये फैमिली की कहानी बताओ। हाँ। मैं 50 साल हो गई, 51 ईयर्स मेरा चल रहा है शादी को, ठीक है। 50 साल का एक्सपीरियंस कहता हूँ कि शादी के बाद 1 साल तक सिर्फ इल्लू इल्लू चलता है। सही बात बाद है। में दोनों का एक ही एजेंडा रहता है, हस्बैंड वाइफ को बदलने की कोशिश करता है और वाइफ हस्बैंड को बदलने Very की true. कोशिश करते हैं, और जिंदगी भर यह सिलसिला चलता रहता है, दोनों में से कोई बदलता नहीं है। मगर बदलने का जो प्रयत्न होता है ना, वो ज़्यादातर विड्रॉल वाला होता है, अच्छा। टोकने वाला होता है। हाँ। तू अच्छी नहीं दिखती है, तू मोटी है, तू खाना कम कर, तू ये मत कर, तू ऐसा बकवास मत किया कर लोगों के सामने, ठीक बेगर ऐसी बातें बदलने की कोशिश करते हैं। तो उनको लगता है मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली वो विड्रॉल होता जा रहा है। फिर धीरे धीरे बैलेंस दोनों के बीच में कम होता जाता है और एक दिन अकाउंट क्लोज हो जाता है, डाइवोर्स, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। कैन यू इमेजिन दुबई के राजा के पास कितना पैसा है, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, 2 बच्चों को लेकर चली गई और किसी को पता भी नहीं चला, और दुबई छोड़ के 2 बच्चों के साथ गायब हो गई और सीधे लंदन में प्रकट हुई और 3000 करोड़ रुपया उनसे कुछ वसूल किया, उनसे डाइवोर्स का, डाइवोर्स लिया। टीनेजर बच्चे थे। अच्छा। तो रिलेशनशिप का इतना बड़ा इश्यू होगा तब ना, दुबई के राजा जब हस्बैंड है तो कितने बड़ा नसीब होता है ना, और फिर भी ऐसा होता है। ये ऋतिक रोशन का सेम एग्जांपल है। राइट। राजेश खन्ना के लिए लड़कियां कितनी मरा करती थी, बहुत। डिम्पल कापड़िया उनको छोड़ के चली चली गई। हाँ। है? तो ये इमोशनल बैंक अकाउंट, इसको इमोशनल बैंक अकाउंट कहते हैं, जो मैंने स्नेहा जर्नल लिखा है। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम फाइनेंशियल बैंक अकाउंट को संभाल के रखते हैं ना, चेक करते हैं ना बैलेंस कितना है, बैलेंस कहता है, उससे इम्पोर्टेंट तो हमारा रिलेशनशिप का बैंक अकाउंट का बैलेंस है। राइट। वो कोई चेक ही नहीं करता है, और जब पूरा अकाउंट ही बंद हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाती है, तब पता चलता है कि मैंने इतनी गलतियाँ की थी इसलिए हुआ है सर। मगर तब तक लेट हो चुका रहता है। इतने तक होता है हस्बैंड वाइफ का, और वाइफ हस्बैंड का खून कर देते हैं, इतना तक वो बैलेंस माइनस चला जाता है। हमने कहानियाँ सुनी हैं आजकल तो सारी। बहुत ये सब होती है चीजें ना। बहुत कॉमन हो अभी गई तक है। कहानी सुनी, हनीमून में गए थे वहीं पे खत्म कर दिया। तो कितना उसने मिसबिहेव किया होगा, कितना जल्दी विड्रॉल किया होगा कि ये स्टेज आ गया ऐसा है। तो रिलेशनशिप में हमें ये देखना है कि हमारा हर अकाउंट में बैलेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा ये देखता रहता हूँ और चेक करता रहता हूँ कि दूसरी बार मिलता हूँ तो उनके फेस पे स्माइल है कि नहीं है, वो हमारे से कैसे बात करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा बैलेंस ठीक है, चिंता का कोई कारण नहीं है। आपने बड़ा अच्छा इसको दे दिया बैंक अकाउंट। मतलब मैंने ये सुना था कि रिलेशनशिप्स आर लाइक ट्रांजेक्शनल्स होते हैं सारे, मतलब ऑन अर्थ प्लेन ये सब सारी चीज़ें हमारी ट्रांजेक्शनल्स ही होती हैं, लेकिन आपने उसको बैंक और डिपॉजिट और बैलेंस शीट करके ना बहुत अच्छे नाम दिया, और उससे बहुत इजीली समझ में भी आ रहा है सबको कि एग्जैक्टली हाँ, अगर हम ये डिपॉजिट ही अच्छा कर लेंगे तो लाइफ अच्छी अपने आप हो जाएगी, रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में तो ऑटोमेटिक विड्रॉल भी होता है। ऑटोमेटिक विड्रॉल हाँ, मतलब? देखो फाइनेंशियल बैंक में ऑटोमेटिक विड्रॉल नहीं होता है, मगर इसमें होता है। मेरी लाइफ का एग्जांपल दूँ, 25 साल पहले की बात है, मैं बॉम्बे में रहता था, हॉस्पिटल में काम करता था, घर भी हॉस्पिटल में था। अब मेरी वाइफ थोड़ी लेट उठी थी, मैं जल्दी उठ के मेरे टाइम पे मैं हॉस्पिटल में चला गया, और मैं एडमिन में था तो मैं ऑफिस में जाके बैठा,
रूटीन काम करने के बाद याद आया कि मैं इंटरकॉम से मेरी वाइफ से बात करूं। तो मैंने इंटरकॉम से बात किया, गुड मॉर्निंग कैसे हो करके। तो उनका टोन कुछ बदला बदला लगा। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं निकला था, वो सोई थी। तो बोला क्या हुआ, तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो, कुछ कोई आया था घर पे? बोले नहीं। कोई किसी का फोन आया था? बोले नहीं। बोला फिर क्या है? बोला कुछ नहीं है, मगर टोन से समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो हॉस्पिटल का अंदर ही था, तो मैं ऑफिस से उठ के घर पे चला गया। फिर उसको पूछा क्या हुआ तुझे, तेरा मूड क्यों खराब? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, करती जा रही है। मैं फिर बोला मेरी कसम मुझे बोल, तेरा कुछ तो गड़बड़ है। तो रोने लगी, आंख में आंसू आने लगे। बोला क्या हो गया, सुबह से तो हम बात भी नहीं किया, क्योंकि वो सोई थी, मैं गया। क्या हुआ? तो कारण क्या था मालूम है? उस दिन उसका बर्थडे था और मैं भूल गया था। ऑटोमेटिक विड्रॉल। और कितना बड़ा डेंजर है वो, वाइफ का बर्थडे भूल जाओ, वो कितना बड़ा डेंजर होता है ना? बहुत बड़ा विड्रॉल है। तो ऑटोमेटिक ऐसा बहुत सारे विड्रॉल होते हैं। इसलिए देखो कि हमारे बाहर वालों के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होते हैं और घर में ही खराब क्यों रहते हैं? क्योंकि घर में ऑटोमेटिक विड्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हम ये सोच लेते हैं कि शायद उससे समझ लिया होगा, या हम अपने assumptions ले लेते हैं उसमें। हाँ, फॉर एग्जाम्पल के वाइफ ने अच्छा खाना बनाया और हस्बैंड ने तारीफ नहीं किया, विड्रॉल ऑटोमेटिक हो गया। उसने कुछ नहीं किया, ये डन नथिंग, और फिर भी विड्रॉल हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। वाइफ अच्छी तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से आई पार्टी के लिए, और हस्बैंड बोला ही नहीं डार्लिंग, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, विड्रॉल हो जाता है। राइट। तो ऑटोमेटिक विड्रॉल बहुत हो जाते हैं। तो मैरिड लोगों को तो ये ऑटोमेटिक विड्रॉल से बचने के लिए स्पेशली कॉन्शियसली डिपॉजिट रोज करने की आदत डालनी चाहिए, कॉन्शियसली करनी चाहिए, है ना? राइट राइट राइट। एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे, अप्रिशिएट, उसके खाने का अप्रिशिएट करिए। दो चीज़ का अप्रिसिएशन करें, एक ब्यूटी का और एक खाने का, तो वाइफ खुश रहेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। मैं सब मैरिड लोगों को ये पूछता हूँ कि देखो आप मैरिड है तो आपको एक कॉमन एक्सपीरियंस होगा। जब आप पार्टी के लिए बाहर जाते हो तो आपको एक वाइफ का एक सवाल का डिफिकल्ट जवाब देना होगा, मैं कैसे लगती हूँ, है ना? आपने नोटिस नहीं किया, वो आपकी गलती थी, विड्रॉल तो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, फिर वो पूछती है तब आप बोलते हो, और वो भी एकदम ठीक से जवाब नहीं देते हो तो और विड्रॉल हो जाता है। ऐसा है ना? सभी हस्बैंड के एक्सपीरियंस है कि बाहर निकलने के मतलब कुछ ये ड्रेस अलग अलग उनका टोन रहता है। ये ड्रेस मुझे कैसा लगता है, या मैं कैसे लगती हूँ, या मेरी हेयर कट आज कैसी है, ये पूछते हैं, है ना? तो ऑटोमेटिक विड्रॉल से अगर बचना सीखोगे ना तो आप डाइवोर्स से बच सकते हैं, क्योंकि डेली होता रहता है ये। और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो एक रिलेशनशिप को बचाती भी हैं, उनके बीच में एक लविंग रिलेशन मतलब ना चाहते हुए भी वो क्रिएट तो करती हैं कहीं ना कहीं एक आपके माइंड में, है ना? यस। और क्या होता है कि जब शादी करते हैं ना तो पहले तो नया नया अकाउंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम मिले, शादी का डिसाइड किया, मिले, डिसाइड किया और शादी किया, उसके बीच में 1 महीने से लेके 1 साल लगता है। तब कॉन्शियसली डिपॉजिट करते रहते हैं, वाइफ हस्बैंड की तारीफ करते हैं, हस्बैंड वाइफ की तारीफ करते हैं, फिर वो छूट जाता है, सबको देखते हैं। शादी करने के बाद फिर रूटीन लाइफ चालू हो जाती है, फिर वो स्क्रिप्ट में से जो ऑटोमेटिक बिहेवियर है वो चालू हो जाता है। राइट। और फिर ऑटोमेटिक विड्रॉल की सिलसिला चलती है, रोज 1 विड्रॉल, महीने में 30 विड्रॉल, साल में 365 विड्रॉल, बैलेंस खत्म, जाओ घर पे। ये होता है। दिस इज द रीज़न। अगर डाइवोर्स से बचना है ना तो ये ऑटोमेटिक विड्रॉल के बारे में सोचो और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आज मुझे वाइफ में या हस्बैंड में ये डिपॉजिट करना है। रोज अलग अलग करना पड़ेगा। रोज तो बालों की तारीफ नहीं कर सकते, रोज तो सब्जी की तारीफ जेन्युइन भी होना जरूरी है ना। वो तो जरूरी है, कहने का मतलब है अलग अलग करो तो नेचुरल लगता है, नहीं तो लगता है ये आर्टिफिशियल है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने देखी है कि इन सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस चेंज करता है। हमें अपने पैटर्न्स को भी चेंज करना है, सब कुछ करना है। अपने ड्रीम्स डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए हमें अपनी पुरानी चीज़ों को इरेज करना और नई लेकर आनी है ना? लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस होती है, मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस, कि हमें ये अवेयरनेस आए कि हमें ये करना है, ये आना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कई बार। यस, मैं यही कहता हूँ कि पहले बात तो ये है कि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम कंफर्ट जोन में हैं, तो लोग इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। ऑटोमेटिकली खाना मिल जाता है, घर में गाड़ी है, नौकर है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये बिलीफ के बारे में, नहीं, जिनके पास नहीं है, मतलब जो अच्छा बनाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा, कौन बनाना चाहता है, जिनके सपने बड़े बड़े होते हैं, राइट,
वही बनाना वही चाहते हैं। बनाना चाहते हैं। ठीक है। हाँ। तो वो ढूंढता रहता है कि मैं कैसे बनूं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म थी, राजू बन गया जेंटलमैन, शाहरुख खान की। हाँ, हाँ, इसके हाँ। ऊपर ही थी पूरी फिल्म। हाँ। तो आपको अच्छा बनना है तो आप ढूंढना शुरू करोगे, कोई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ोगे। तो कहीं पता चलेगा कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न रिपीट होते हैं, हमारी बिलीफ और हैबिट हमारा लाइफ को कंट्रोल करती है। उसके बाद आप बोलते हैं कि अवेयरनेस लाना कैसे है, तो उसके लिए आजकल एक नई वर्ड कॉइन हुआ है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक नई चीज़ आई है कि आपके हर एक्शन के लिए आप अलर्ट रहो, कॉन्शियस रहो, और उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक एक मिनट का एक्शन आपका कॉन्शियस लेवल से होगा, आप अलर्ट रहोगे। जैसे भी एक छोटी छोटी चीज़ से प्रैक्टिस करोगे, खाना खाने को बैठे हो तो हम यूजुअली टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, तो हमारा माइंड वहाँ रहता है, तो हमारा खाने में नहीं रहता है। तो फ़ोन और टीवी बंद करके मैं ये रोटी या सब्ज़ी खा रही हूँ और ये टेस्ट अच्छा है, तीखा है, मैंने हाथ से उठाया, ऐसा खाते खाते उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। धीरे धीरे ये आदत बनती जाएगी कि कोई भी एक्टिविटी करोगे ना तो आपका माइंड वहीं पे रहेगा, माइंडफुलनेस आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे आप अपने पैटर्न को पहचानोगे कि मैंने ये जो एक्टिविटी या एक्शन लिया वो गलत था और ये सही था, ये अवेयरनेस आएगा। और फिर जो गलत था उसको कैसे बदलना है, उसके लिए तो बहुत सारा नॉलेज है, गूगल के ऊपर है, हमारे जैसे ट्रेनर है जो ये सिखाते हैं कि इसको बिलीफ को कैसे चेंज करना है, हैबिट को कैसे चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो रास्ते पे चलेगा। अवेयरनेस वहाँ से आती है, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं इसको। तो मैं आजकल यही करता रहता हूँ, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता रहता हूँ। जो भी करता हूँ थोड़ी देर के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी पॉडकास्ट में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और ये सोचता ही रहता हूँ कंटिन्यूसली, तो उससे आ जाएगा, अवेयरनेस आएगी, जो लोगों को पता नहीं है अवेयरनेस लाने की। माइंडफुलनेस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी तो मतलब मुझे लगता है हम कि मूर्छा में रहते हैं, बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस ही जिंदगी जीते हैं, Right. सुबह से शाम तक हिप्नोटिक वे में हिप्नोटिक रहते हैं। ट्रांस में रहते हैं हाँ, पूरा हाँ, दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वो हिप्नोटिक ट्रांस में से हमें बाहर निकलना है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से। तो जो इंसान माइंडफुलनेस करेगा तो उसे अवेयरनेस आ जाएगी। अवेयरनेस के बाद वो समझ सकेगा कि मेरे कुछ पैटर्न्स जो हैं लाइफ के ठीक नहीं है, उन्हें मुझे ठीक करना है, और वो ठीक करने का हमने मेथड सीखा विजुअलाइजेशन से और स्क्रिप्टिंग से। उसको हम करेंगे, और हम साथ में मेडिटेशन अगर करेंगे तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी जुड़ जाएगा, तो उससे हमारी चीज़ें बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएंगी और बॉडी एजलेस बन जाएगी, और बॉडी भी एजलेस बन जाएगी। हमारे रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस ही तो है जो रिलेशनशिप में भी मिस आउट होती है शायद। कोई भी चीज़ इंप्रूव करने का पहला स्टेप ही अवेयरनेस अवेयरनेस है। तो माइंडफुलनेस से लेकर ये पूरा स्ट्रक्चर है जिससे हम अपनी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को, जो बहुत बड़े भी हैं, अचीव कर सकते हैं। ये सबके लिए पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है, 100% है। साइन कर दें। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान के पास एक ही वर्ड है, अच्छा, तथास्तु। तथास्तु। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो मानेंगे, ये तीनों के ऊपर भगवान सिर्फ तथास्तु कहते हैं। गलती हमारी होती है, हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और गलत मानते हैं, यानी रॉन्ग बिलीफ, तो उसके ऊपर तथास्तु हो जाता है। तो वो जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसे बदलने की ज़रूरत है। बस स्क्रिप्ट, लाइफ को बदलने के लिए वाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत है। वाइफ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत है। और सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप में से सब अगर इस बुक को लेना चाहते हैं, एजलेस बॉडी, अपनी एजलेस बॉडी बनाने के लिए इस बुक को ज़रूर लीजिए, और इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप इसे यहीं डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो इस लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे ज़रूर बाय कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी एजलेस बन जाएं। तो ज़रूर पढ़िए और आप एजलेस बन जाइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए। कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच सर।